वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आप सभी के सामने एकदम कंप्लीट साइंस, कहा जाए कंप्लीट साइंस आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें हम क्लास सिक्स की कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी प्लस आपकी एससीईआरटी दोनों बुक्स से ही हमने पूरे जितने भी क्वेश्चंस निकाले हैं सारे आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की साइंस कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे आपके एग्जाम के लिए पूरे आपसे बन जाएंगे इधर से। ठीक है, तो जल्दी से क्लास में आ जाइए और इस क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिए। आप इस क्लास को पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड हर एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए हैं और हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का डिटेल भी साथ में लिखा हुआ है, तो आपको पूरा यहाँ पर एक साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम क्लास 6 की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपका क्लास 7th का आएगा और फिर इसके बाद थर्ड जो वीडियो आएगी उसमें आपका क्लास 8th का आएगा। ठीक है, और फिर इन तीनों को ही मिलाकर हम एक बड़ी सी मैराथन रख देंगे, तो उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए, हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की। ठीक है, तो रेडी हैं सभी लोग, इस क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको पूरा डाटा दिखा देते हैं कि क्लास 6 में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, क्लास 6 का जो आपका टॉपिक वाइज सिलेबस है, पहले नंबर पे भोजन के घटक हम पढ़ेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना, फिर पदार्थों का पृथक्करण, पौधों को जानिए, शरीर में गति, इन सभी के हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और इस तरह से आपका जो 11 टॉपिक है, ये जो 11 टॉपिक है ना, ये क्लास 6 में है। ठीक है, तो ये सभी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, थ्योरी नहीं क्वेश्चंस करवाएंगे और क्वेश्चंस की जो डिटेल होगी वो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, फिर जब क्लास 7th की लेके आएंगे तब हम वहां बताएंगे इनको। ठीक है, आज हमें केवल क्लास 6 पढ़ना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और सभी को एक साथ आंसर करना है। लीजिए, दिया गया है निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। बताइए, संतुलित आहार का जो उदाहरण दिया है इन चारों ऑप्शन में क्या होने वाला है, बताइए। हाँ, देखिए, संतुलित आहार जो होता है ना, ये एक ऐसा आहार होता है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, फाइबर, ये सभी पोषक तत्व होते हैं ना, उसे हम संतुलित आहार बोलते हैं। तो इसमें दिया है रोटी, दाल, सब्जी, इन तीनों में ही संतुलित आहार मिलता है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बताइए, कौन सा संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए सबसे अधिक अच्छा माना जाता है, बताइए। आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूध। ठीक है, दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, दिया है निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए क्या होगा, आयरन प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, सभी लोग बताएंगे। हाँ बिल्कुल, पालक दे दे या गुड़ दे दे तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा, इसमें आयरन होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाता है। लीजिए, बताइए निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। दाल, शहद, मांस, दूध, क्या होने वाला है राइट आंसर। संतुलित आहार बोला है इसने। हाँ, तो अभी अभी जस्ट पढ़ा है हमने, दूध आपका एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है इनमें से कौन से भोजन को, किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। बताइए, बॉडी बिल्डिंग क्या कहते हैं, आप लोग जिम वगैरह करते होंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा बोला जाता है कि प्रोटीन सबसे ज्यादा लो आप, है ना। तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, तो इस तरह से आपका बॉडी बिल्डिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया गया है गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है। बताइए क्या होने वाला है राइट आंसर इसका, विटामिन ए। हाँ, तो विटामिन ए के बारे में बात करेंगे तो ये आंखों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो आंख की रोशनी इससे बेहतर होती है, इसीलिए कहा जाता है कि गाजर वगैरह खूब खानी चाहिए। आगे नेक्स्ट पर आते हैं।
निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? बताएंगे सभी लोग। 7th का राइट आंसर क्या है? आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है वसा। ठीक है, प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा किससे? वसा से। आगे चलते हैं, लीजिए बताइए, साइनोकोबाल्मिन आपको बताना है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विटामिन का निर्माण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम पूछ लिया गया है, किसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, बताइए। बिल्कुल आंसर होगा आपका विटामिन B12, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, इनको बहुत पूछा जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन, 6 को पायरिडॉक्सिन, 2 को राइबोफ्लोविन और फर्स्ट को कहते हैं थायमिन और 5 को कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, चलिए दिया है, निम्न में से कौन सा तत्व है जो मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? मैग्नीज, लौह, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। 9वें का राइट आंसर क्या होगा? हीम या हेम दे दिया है तो ये आपका लौह हो जाएगा, इसी से हेमेटाइट बनता है ना। आगे दिया है, हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स किसकी कमी से रिकेट्स होता है? कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है आपसे, बताएंगे आप लोग रिकेट्स किसकी कमी से होता है? हाँ, तो आंसर होगा विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन, अगर ये विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी हो जाता है इससे, विटामिन ई से बांझपन हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, देखिए ये दिए हैं, इनको देख लीजिए। विटामिन ए से रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका मतलब रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन, ई का टोकोफेरोल, ई से कैल्सीफेरोल, और विटामिन ए से रतौंधी, B12 से रक्ताल्पता, ई से बांध्यता, डी से रिकेट्स। आगे मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? बताइए मछली से क्या मिलता है? बिल्कुल सही है, विटामिन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएंगे आप लोग। तो ये आपका स्कर्वी होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, स्पीड में चलेंगे एकदम। ठीक है, केला कौन से विटामिन का एक अच्छा स्रोत माना गया है? बताइए केले में कौन सा विटामिन होता है? बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो विटामिन बी जो है ना, ये केले में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण सबसे ज्यादा खून बहने लगता है। 14 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, ये है आपका विटामिन के। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट पर आते हैं। तो दिया है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? रिकेट्स किसकी वजह से होती है? अभी अभी जस्ट पढ़े हैं, रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी। ठीक है, बेरी किसके कारण होता है? अभी अभी जस्ट पढ़ा है 16 नंबर पे, और राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी फर्स्ट से होता है। आगे चलते हैं, ये भी देख लीजिए, विटामिन ए से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, आंखों की बीमारी। विटामिन सी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना होता है। विटामिन डी से रिकेट्स बच्चों में और बड़ों में, वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका? दिया है E300 का सामान्य नाम क्या है? बताइए E300 का जो सामान्य नाम है वो विटामिन सी है। ठीक है, याद रखना है, विटामिन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? डी, ई, बी, ए। बताइए जल में घुलनशील बोला है, और राइट आंसर क्या होगा आपका? बी और सी जो होते हैं ना, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, चलिए देखिए ये दिया हुआ है बी सी जल में घुलनशील, वसा में ए डी ई के होते हैं। आगे चलते हैं, दिया है कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन, और कहेंगे आप लोग 19 नंबर पे क्या होने वाला है? बताइए। हाँ, तो ऑप्शन ये बी हो जाएगा, विटामिन के जो होता है ना वो रक्त का थक्का जमाता है। आगे बढ़ जाते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। बताइए 20 नंबर का क्या होने वाला है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन बी। ठीक है, चलिए आप कोई भी एग्जाम देंगे ना, इनको पढ़कर
हर एग्जाम आपको क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि हमेशा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा हमने एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का निचोड़ है यहाँ पर रख दिया है। हर टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन है। जो आपने ऊपर अभी विषय सूची देखी है ना, उससे एक एक टॉपिक से उठाकर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। बताइए, डैश के 3 सक्रिय रूप हैं, रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक। ये बताना है। एसिड होते हैं, क्या होगा 21 नंबर का, बताइए। ये सब विटामिन ए के हैं। ठीक है, चलिए। कौन सा विटामिन है जो हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, बताइए। तो आंखों की बात हो गई है, गाजर विटामिन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो दिया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। और इसकी बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन B9 की वजह से होता है। ठीक है, चलिए देखिए ये दिया है, इसको देख लीजिए। विटामिन B9 की तरफ से मेगालोब्लास्टिक हो जाएगा एनीमिया, और B2 की कमी से क्या होता है, त्वचा फटती है, आंखों का लाल होना, सी से स्कर्वी और ए से रतौंधी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है। 24 का राइट आंसर क्या होगा ग्लाइकोजन के रूप में, तो ये होगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है। वर्णांधता और दृष्टि की बात हो रही है, तो बस आंखों की बात आ जाए तो बस आपको याद रखना है और विटामिन ए हो जाएगा। आगे, कौन सा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, बताइए। कैल्शियम के अवशोषण को जो बढ़ाता है वो है आपका विटामिन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, अष्टभुज, बैगन, मूली, दूध। 27 नंबर पे आएंगे आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा अष्टभुज। ठीक है, जिंक अष्टभुज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिया है नीचे कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें से आपको सही आंसर बताना है। चलिए देखते हैं। कथन दिया है, बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, बताइए क्या ये बात सही बात है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं ये गलत है, विषाणु जनित नहीं है। ठीक है, बेरी ये विटामिन से होते हैं और विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्या आपका गलत होगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है निम्नलिखित में विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, बताइए। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो हम बार बार देखते जा रहे हैं, गाजर जो है ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। आगे चलते हैं। अब दूसरा टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ दिया है, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए। एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। विटामिन वाला जो चैप्टर था, खाद्य पदार्थों और उनका मतलब खाद्य पदार्थों वाला जो चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पौधों और जंतुओं से। बताइए, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, ये प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया है क्वेश्चन, मानव निर्मित तंतु कौन सा है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, उपरोक्त सभी है। मानव निर्मित तंतु कौन सा है, तो ये तीनों ही हैं, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन, ये सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है, बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है, बताइए कहाँ पर। बिहार के कौन से जिलों में जूट जो है वो सबसे ज्यादा उगाया जाता है। हाँ, तो याद रखना ये मधेपुरा, कटिहार, सहरसा, ये सभी जगह उत्पादन होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दिया है, रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, चौथे नंबर पे बताइए आप लोग। रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना उसको हम कताई बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा हो गया। दिया है, धागे से वस्त्र बनाने की जो विधियां हैं कौन सी है, बताइए इसमें से कौन सी विधि है धागे से वस्त्र बनाना, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बुनाई और बंधाई इसको हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो छठवें नंबर पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छठवें नंबर पे, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, बताइए ऊर्ध्वपातन कौन सा नहीं है 7वें नंबर पे। तो
अमोनियम क्लोराइड भी है, कपूर भी है, नेफ्थलीन भी है, बर्फ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, दिया है निम्न में से कौन सी विधि से जल को पंकिल जल से अलग करेगी? बताइए क्या होगा राइट आंसर। हाँ, आंसर हो जाएगा ये है आपका निस्यंदन विधि से। ठीक है, कीचड़ युक्त जो जल होता है ना उसे हम पंकिल बोलते हैं। ठीक है, इसको जल से अगर अलग करना है ना तो कौन सी विधि का यूज करते हैं? फिल्टर पेपर, जिसे हम निस्यंदन बोलते हैं। ठीक है, चलिए। दिया है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग होता है? बताइए जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया? आंसर हो जाएगा विपरीत परासरण की प्रक्रिया का यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया हुआ है आपके सामने, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? बताइए, जल को शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स परासरण करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है, लीजिए बताइए। विलवणीकरण, ये कह दीजिए डिसैलिनेशन, ये क्या है? बताइए 11वें नंबर पे क्या होगा? हाँ, आंसर होगा यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। मतलब ऑप्शन बी आपका एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पानी से अगर हाइड्रोजन हम अलग कर रहे हैं तो ये आपकी विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? सोडियम सल्फेट, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, क्या होगा राइट आंसर? अब आंसर की बात करेंगे, सोडियम सल्फेट आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जाता है? बताइए किसका होता है? तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, अमोनियम क्लोराइड, कपूर दे दे या फिर नेफ्थलीन दे दे, इन सबका होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दिया है सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप कौन सी प्रक्रिया का यूज करेंगे? 15 नंबर पे बताइए। NaCl को NH4Cl में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज होगा? बिल्कुल सही है, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है जो अलग अलग कीपों या फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है? 16 नंबर बताइए। तो ये हम तेल और पानी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली टेक्निक कौन सी है? 17वें नंबर पे आइए। ये है आसवन विधि, जिसके द्वारा हम समुद्र से नमक को अलग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का यूज होता है? बताइए, ये बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में। बताइए, ये आप लोग क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 6 के जितने भी NCERT और SCERT से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन सभी को आप लोग ये यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। दिया है निम्न में से कोमल पदार्थ कौन सा है? साबुन है, रबड़ है, लकड़ी है, लोहा है। बताएंगे आप लोग क्या है सबसे कोमल पदार्थ कौन सा है? तो रबड़ आपका एकदम यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, जिसको आसानी से खींचा जा सकता है ना, वही। निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है, किसमें चमक नहीं होती है? बताइए, आंसर होगा जो लकड़ी होती है इसमें चमक नहीं है, बाकी तांबा, सोना, लोहा ये सब चमकते हैं। आगे आगे दिया है निम्न में कौन कौन, एक सेकेंड लीजिए, बताइए निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? बताइए, लकड़ी, तारपीन का तेल, चीनी, क्या होगा राइट आंसर? तीसरे नंबर पे आंसर होगा चीनी, आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, संतृप्त घोल कहते हैं उसे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए, अस्पष्ट बोला है, आंसर होगा पारभासी कहते हैं उसे हम। क्या कहते हैं? पारभासी बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है, पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें
डैश से वायु ग्रहण करती हैं 6वें नंबर पे? बताइए। आंसर होगा ऑप्शन सी, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं जड़ों की, लीजिए बताना है आपको, बताना है जड़ों की जल अवशोषित करने की अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं? 7वां नंबर क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? हाँ, आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। आपका एकदम ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? बताइए, जो जड़ें होती हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? आंसर की बात करें तो मिट्टी के कणों के बीच में जो मौजूद वायु अवकाश होते हैं ना, उनसे ये प्राप्त करती हैं। आगे, डैश के अलावा निम्न सभी पादपों पौधों में झकड़ा जड़ें मतलब फाइब्रस रूट पाए जाती हैं। बताइए कहाँ पर? तो चुकंदर के अलावा जो चावल है, गेहूं है, मक्का है, इन सभी में आपकी फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए। और जो चुकंदर है इसमें मूसला जड़ पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने, लीजिए 10वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। लीजिए बताइए 10वां है, आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो देखिए आंसर जो होगा ना, ये कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। ये आपका एकदम बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर पे। दिया है, डैश के पौधे की पत्तियों में मेथिनोइक अम्ल होता है। बताइए किसमें होता है? आंसर होगा आपका बिच्छू बूटी का जो पौधा होता है, इसमें मेथिनोइक अम्ल होता है और ये एक तरह का शाकाहारी पौधा होता है। लीजिए बताइए, बताना है। ये थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है, पहले आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए पहले क्या दिया है। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षांकन को दर्शाता है। ठीक है, मतलब चित्र को देखकर ही आपको ऑप्शन बताना है। लीजिए बताना है, देखकर क्या दे रहा है इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, देखिए जो ये ए लिखा है ना, इसको हम क्या कहते हैं पता है किसी को? जो ए लिखा है ना, इसको हम ऊपरी अधिचर्म बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी अधिचर्म बोलते हैं। फिर जो बी लिखा है यहाँ पर, ये बी लिखा है, इसको हम निचली बाह्य त्वचा बोलते हैं। और सी नंबर पे जो लिखा है ना, ये रक्षक कोशिका कहलाती है। क्या? रक्षक कोशिका। और फिर डी नंबर में वायु कोशिका है। ठीक है, और फिर है आपका ई नंबर में हरित लवक। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन जाता है। ठीक है, पत्ती के बारे में ये सब कुछ लिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है, लीजिए बताइए, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? बताइए 13वें नंबर का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ। आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है, कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का उपयोग क्या होता है? बताएंगे आप लोग क्या होता है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। खाना बनाने और स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है। 15वें नंबर पे राइट आइए सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर? आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमिगत तना। आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? जड़, बीज, फूल, तना। बताइए हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आंसर हो जाएगा जो ये होता है ना, तना होता है। ठीक है,
इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है, बताइए। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वर्तिका आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से कौन सा पुष्प है जो मादा जनन अंग कहलाता है, बताइए। मादा जनन अंग पूछ लिया है और ये होता है आपका स्त्री केसर, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, दिया है पुष्प का इनमें से कौन सा भाग है जो निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित हो जाता है, बताइए। फल बन जाता है, कौन बनता है फल, तो ये अंडा ही जाकर बाद में फल बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक पुष्प के प्रजनन अंग डैश होते हैं, बताइए। आंसर हो जाएगा पुंकेसर और स्त्री केसर, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, तो निषेचन के बाद पुष्प के, लीजिए बताइए, निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल का क्या होता है, बताइए। निषेचन के बाद जो बाह्य दल होता है ना, इसके अलावा वे झड़ जाते हैं, बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट पर, तो दिया है निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं, आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये प्रांकुर आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी तक, क्योंकि क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको SCRT प्लस NCRT दोनों का मिक्सअप क्वेश्चंस मिल रहे हैं और कोई भी क्वेश्चंस अलग से नहीं है, ठीक है। और बाकी नीचे डिटेल लिखी हुई है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर का क्या है राइट आंसर, ये हो जाएगा बीज पत्र, मूलांकुर, प्रांकुर, ये बीज के 3 भाग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दिया है पौधे भविष्य के लिए खाद्य को डैश बीज के डैश में संग्रहित करते हैं, 24 नंबर पे आइए। हाँ, आंसर होगा कोटिलेडॉन, ठीक है। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के कोटिलेडॉन में संग्रहित कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दिया है पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, कौन, तो ये है बीज पत्र, अभी अभी ऊपर देखा है। आगे बढ़ते हैं, टमाटर क्या है बताइए, सब्जी है, फल है, या फिर फली है, या खाद्य तना है, क्या है सब टमाटर, तो टमाटर एक तरह का फल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, नाशपाती, टमाटर। 27 नंबर पे आइए, फल के रूप में किसे प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो टमाटर जो है ये क्या है, फल के रूप में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे फल के रूप में प्रयोग नहीं होता है बल्कि सब्जी के रूप में होता है, ठीक है, प्रयोग की बात हुई है उसमें। दिया है निम्नलिखित में कौन सा बहुबीजी फल नहीं है, बताइए। बहुबीजी, तो पपीता भी है, सेब भी है, अनार भी है, लीची नहीं होती है, ठीक है, लीची में केवल एक बीज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो नेक्स्ट टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दिया है वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, घुलनशील, अघुलनशील, धिराना या फिर निथारना, बताइए। ऑप्शन ए घुलनशील बोलेंगे। आगे चलते हैं, पौधों को अलग अलग करने की जो क्रिया होती है, सॉरी पदार्थों को, बताइए क्या होगा, पदार्थों को अलग करने की जो क्रिया होती है वो पृथक्करण होती है, जो कि इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण बोलते हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है। और ये पृथक्करण होगा, इसमें गलत दिया हुआ है। जल में घुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने से जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, बताइए। जल में घुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जो जम जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, थिराना बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग कर लेना ही क्या कहलाता है, बताइए। इसको हम निथारना कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर पानी हो गया, नीचे गंदगी जम गई, जब हम ऊपर के पानी को हटा लेते हैं ना उसको हम निथारना बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर,
तो दिया है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि होती है, बताइए। तो ये होता है चुनना, जैसे आप लोग चावल में थोड़ा बहुत वो होता है ना, वैसे ही। दिया है नेक्स्ट पर, रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, बताइए। रक्त वाहिनी की बात हो रही है, उसमें चिकनी पेशियां होती हैं। कैसी होती हैं? चिकनी पेशियां होती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। चलिए इसको मिलान करना है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हम डायरेक्ट मिलान ही कर लेते हैं। ठीक है, दिया है सुप्रा ट्रॉक्लियर फोरामोन। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, ह्यूमरस है। ठीक है, फिर बात करें प्रजंधिका शिखर, जिसे हम नीमियल क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फेबुला हो जाएगा, ये टीबियो फेबुला हो जाएगा। फिर दिया है अंश उलूखन ग्लिनॉइड गुहा, इसका जो संबंध हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये अंश मेखला से हो जाएगा। और फिर दिया है सिग्मॉइड खांचा, इसका संबंध रेडियस अल्ना से हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया हुआ है निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर की किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़ पाए जाते हैं, बताइए। उपास्थि युक्त जोड़ किसमें पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो कशेरुकाओं के मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव पेशी संकुचन के लिए एटीपी का स्रोत है, इसमें से आंसर आपको ढूंढकर बताना है, बताइए। आंसर होगा पहले नंबर पे ग्लाइकोजन भी है, क्रिएटिन, फास्फेट भी है, और फिर बात करेंगे तो वायवीय कोशिकीय श्वसन भी है, और आर्जिनिन। ये गलत हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन है ना ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 10वें नंबर पे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है, बताइए। उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है, क्या होगा राइट आंसर? देखिए आंसर सी हो जाएगा, गैस्ट्रोनेमियस आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो दिया है कब्जा संधि किसके बीच में पाई जाती है, बताइए। कब्जा संधि किसके बीच में पाई जाती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ह्यूमरस और अल्मा के बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। दिया हुआ है नेक्स्ट पर, धमनी की दीवार सिरा की दीवार से मोटी होती है। धमनी की जो दीवार है वो शिरा की दीवार से मोटी होती है, बताइए। क्योंकि धमनी कैसी होती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? चिकनी मांसपेशियां एक मोटी परत, आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत होती है वहां, इस वजह से। दिया है नियमित व्यायाम पेशी का आकार 60% तक बढ़ा सकता है, यह मुख्यतः किसमें वृद्धि का परिणाम है? 13वें नंबर पे आइए। तो केवल पेशी कोशिकाओं के व्यास में, बिल्कुल सही है, केवल पेशी कोशिकाओं की संख्या में भी, और केवल अंदर पेशी, ये भी सही। ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 14वें नंबर पे। तो 14 नंबर है, दिया है सुकेंद्रीय कोशिका में डैश के अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। 14 नंबर बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दोनों ही, पश्चाप भी और कशाभिका भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है जीव द्रव्य तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो है, इसकी दो सिस्टर्ना को जोड़ने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं, बताना है आपको। क्या कहते, अरे भाई सभी लोग करेंगे आंसर, बस 1 सेकेंड। अरे कहाँ जा, चलिए, तो क्या कहते हैं इसको, आंसर हो जाएगा बंधन नलिका, आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है ओसन प्रोटीन पाया जाता है अस्थि की, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ओसन प्रोटीन पाया जाता है अस्थि की अधात्री में, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया हुआ है हैवर्सियन तंत्र विशेषता है, बताइए किसकी? हैवर्सियन विशेषता है किसकी? ऑप्शन सी, केवल स्तनियों की,
अस्थियों की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18वें पे आते हैं। दिया है पित्तांश क्षेत्र में जहाँ एक्टिन और मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहाँ निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं? बताइए। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है केराटिनोसाइट्स पाए जाते हैं किसमें? गुर्दा, त्वचा, फेफड़ा, मस्तिष्क। सभी लोग बताएंगे एक साथ। बताइए केराटिनोसाइट्स। ऑप्शन बी हो जाएगा त्वचा। आगे चलते हैं। दिया है मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? बताइए मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा संयोजी ऊतक में। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये 2012 में पूछा जा चुका है। दिया है सर्कोसोम कहाँ होते हैं? बताइए सार्कोसोम कहाँ होते हैं? ये मांसपेशी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोफाइब्रिल्स किससे बने होते हैं? बताइए मायोफाइब्रिल्स किससे बने होते हैं? मायोसिन और एक्टिन, बिल्कुल सही है। मायोसिन और ट्रोपोनिन, एक्टिन और ट्रोपोमाइसिन, और फिर दिया है इन सभी से ही बने होते हैं, आपको याद रखना है मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया हुआ है धारीदार पेशियों में धारियां किसके कारण होती हैं? बताइए। ये होगा आपका राइट आंसर। मायोफिलामेंट की उपस्थिति के कारण धारीदार जो पेशियां होती हैं उसमें धारियां दिखती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया हुआ है नेक्स्ट, रक्त वाहिकाओं को आंतरिक रूप से रेखित किया जाता है शल्की उपकला स्तंभ। बताइए क्या होगा 24 नंबर का? ऑप्शन ए हो जाएगा शल्की उपकला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है नीचे दिए गए उत्तर कूट से मांसपेशियों के संकुचन के दौरान घटना के सही क्रम का पता लगाना है। 25 नंबर पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? आंसर की बात करेंगे तो इसका जो क्रम लगाएंगे हम, सबसे पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विमोचन हो जाएगा, मतलब Ca++ आयन का। और फिर हम बात करेंगे तो क्या होगा फिर? ए नंबर पे ये दिया है कैल्शियम Ca++ लिंक ब्रिज निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और फिर एटीपी का जल अपघटन, और फिर डी नंबर में मायोसिन हेड्स। मतलब कि आपका राइट आंसर जो ऑप्शन डी है BACD, ये एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो नेक्स्ट दिया हुआ है अंतिम पेशी संकुचन है, बताना है क्या होगा राइट आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ca++ हो जाएगा 26 नंबर पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो 27 नंबर पे दिया है मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल में मौजूद हल्के और गहरे रंग के बैंड होते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गहरा जो होता है वो ए होता है और हल्का जो होता है वो आई बैंड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं, डायरेक्ट आंसर ही कर लेते हैं। ठीक है, दिया है प्रोटियोमिक्स, ये जो है इसका मिलान करना है, नीचे देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए इसका जो मिलान होगा ना वो प्रोटियोमिक्स का व्यक्त प्रोटीन से हो जाएगा, क्रोनोबायोलॉजी का लयबद्ध गतिविधि से हो जाएगा, एस्केमिया का आंशिक मांसपेशी अप्राप्ति से, और रोधगलन का पूर्ण मांसपेशी अप्राप्ति से। इस तरह से आपका सीधा मिलान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेलानिन की बात हो रही है, और ये त्वचा के क्रोमेटोफोर्स से स्रावित होता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया हुआ है ट्रोपोनिन, ये क्या है? मांसपेशी प्रोटीन है, पाचन एंजाइम है, उच्च ऊर्जा संचय है, पानी में घुलनशील विटामिन है। ट्रोपोनिन ये मांसपेशी प्रोटीन होता है। आगे चलते हैं, मानव आंख की पुतली के आसपास की मांसपेशियां कैसी होती हैं? बताइए, सभी लोग बताएंगे 31 का राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा अरेखित और अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया हुआ है धारीदार या रेखित मांसपेशियां फाइबर में एम लाइन स्थित होती है। बताइए, आंसर होगा ऑप्शन बी H जोन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर।
तो दिया है हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां कैसी होती हैं, बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर इसका 33 नंबर पे। तो ये केवल रेखित पेशी होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, स्पीड में चलेंगे थोड़ा। पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई है, बताइए। ए बैंड, मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर, मायोफाइबर, बताइए। हाँ, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये है सार्कोमियर। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है क्रिएटिन फॉस्फेट मिलता है कहाँ पर, बताना है सभी को। ये मिलता है पेशीय ऊतक में। कहाँ पर? पेशीय ऊतक में मिलता है। आगे चलेंगे, त्वचा में बाह्य त्वचा की सबसे आंतरिक जो सतह होती है वो क्या होती है, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपकी स्ट्रेटम मैलपीगियम। क्या है? स्ट्रेटम मैलपीगियम आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, दिया है मायोकार्डियम के अतिरिक्त हृदय पेशी और कहाँ पाई जाती है, 37 नंबर पे, बताइए। मायोकार्डियम के अतिरिक्त हृदय पेशी और कहाँ पाई जाती है, और ये हो जाएगा आंसर बी, एंडोकार्डियम। नेक्स्ट पर, दिया है किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती, बताइए किसमें, 38 नंबर पे। क्या होगा? किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती है, कौन से संकुचन में? ये होता है आइसोमेट्रिक संकुचन। कौन सा? आइसोमेट्रिक संकुचन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, तो क्वाड हाँ, तो आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वाड्रिसेप्स एवं गैस्ट्रोनेमियस, ये जो पेशियां हैं ये कहाँ पर होती हैं? क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोनेमियस, ये जो पेशियां होती हैं ना, ये आपके टांगों पर पाई जाती हैं। कहाँ पर? टांगों में। ये दोनों ही बहुत पूछी जाती हैं, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो दिया है सार्कोमियर, ये किन दो पट्टियों के बीच में स्थित दूरी है, बताइए। सार्कोमियर पूछी है, और ये हो जाएगा जेट पट्टियाँ। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? जेट पट्टियाँ आपका हो जाएगा सार्कोमियर के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये पूरा डिटेल उसके बारे में दिया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा रोक कर। आगे चलते हैं, दिया है पेशी तंतुओं के लीजिए, बताना है पेशी तंतुओं के पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनी होती हैं, कौन से प्रोटीन से बनी होती हैं। और अगर आंसर की बात करें तो बिल्कुल ये एक्टिन भी होगा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन, ये सभी से मिलकर बनी होती हैं। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिया है मांसपेशियों में संकुचन के दौरान जो कैल्शियम जुड़ता है वो कहाँ से जुड़ता है, ये आपको बताना है, बताइए। मांसपेशियों में संकुचन जब होता है तो कैल्शियम जो जुड़ता है वो ट्रोपोनिन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ट्रोपोनिन से ये जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, तो दिया गया है लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती हैं, क्यों थकती हैं? आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसका लैक्टिक अम्ल बनता है, इस वजह से थक जाते हैं। स्तनधारियों में मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? तो क्या नियंत्रित करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, तो निम्नलिखित अंगों में से कौन से अंग के पेशी तंतु बहुनाभिकीय अवस्था दर्शाते हैं, बताइए। बहुनाभिकीय अवस्था कौन दर्शाता है? आंसर होगा हाथ पैर, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं 46 पर, तो दिया है मांसपेशियों के शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेशी द्रव्य जालिका में पुनः पंप किया जाता है वे कौन से हैं, बताइए। क्या होगा राइट आंसर? शिथिलन के दौरान की बात हो रही है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, तो एक्टिन पूछा जा रहा है, ये क्या है? एक्टिन क्या है? पेशी सूत्र है, मायोसिन है, पेशी रेशा है, या पेशी तंतुक है? क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? एक्टिन क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, पेशी सूत्र है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, तो दिया गया है पेशी सिकुड़ने के लिए क्या आवश्यक होता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, क्या होगा राइट आंसर इसका? पेशी सिकुड़ने के लिए तो आंसर होगा, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कैल्शियम हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर,
तो मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग कौन से हैं, बताइए। मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग क्या कौन से हैं? बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है 3 अर्धवृत्ताकार कैनॉल। आपका एकदम ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित कशेरुकी ऊतकों में से कौन सा एक कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत है? 50 नंबर पे बताना है आपको। कशेरुकी ऊतों में कोलेजन के लिए बात हो रही है और ये होगा आपका राइट आंसर कंडरा। आपका एकदम सही हो जाएगा, जिसे हम टेंडन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आवेग संचरण के दौरान दिया है, आवेग संचरण के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किस कारण से होता है? एक ऑप्शन छूट गया है, लीजिए बताइए क्या होगा। 51 नंबर का राइट आंसर। तो याद रखना, ये जो सोडियम है, सोडियम आयन के अंदर जाने से होता है। ठीक है, याद रखना एक्सॉन कला का विध्रुवण। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया हुआ है हेवर्सियन कैनॉल किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं? बताइए, हेवर्सियन कैनॉल जो है ये किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं? आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्कमान की नलिका के द्वारा जुड़ी रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा डिटेल दिया है, आप लोग रोक कर अगर पढ़ना चाहें तो रोक लीजिएगा। दिया है कार्डे टेंडने, ये किसका हिस्सा है? हृदय, नोटोकार्ड, कंडरा, फेफड़ा। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो आंसर हो जाएगा, टेंडने की बात हो रही है, ये हृदय का भाग है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडरा के अस्थि विकास के दौरान निर्मित अस्थि को कहते हैं? कंडरा के अस्थि, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसको हम सिस्मोइड अस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मोइड अस्थि बोलते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किसके अस्थि भवन से सिस्मोइड अस्थि बनती है? बताइए क्या होने वाला है राइट आंसर? हाँ, आंसर होगा आपका कंडरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्तनी के कर्ण की 3 हड्डियां कौन सी हैं? बताइए क्या होगा। कर्ण की 3 हड्डियां निम्नलिखित में से किन हड्डियों से बनती हैं? बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट और हायोमैंडिबुलर। ठीक है, क्या है? क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट और हायोमैंडिबुलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया हुआ है, देखिए ये जो मैलियस है ना, वो आर्टिकुलेट, इनकस, क्वाड्रेट और स्टेपीज हायोमैंडिबुलर। ठीक है, याद रखना है। दिया है स्तनधारियों की, दिया है, बताइए क्या होगा। दिया है स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी होती है? बताइए, स्कैपुला इसका होगा सही आंसर। क्या होगा? स्कैपुला आपका एकदम राइट आंसर हो जाए, अंश मेखला की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य क्या होता है? बताइए, इसका काम आवृत्ति बढ़ाना, आयाम बढ़ाना, तरंग दैर्ध्य बढ़ाना, ये सभी इसके काम होते हैं। ठीक है, मध्य कर्ण गुहा की बात हुई है इधर पे। आगे चलते हैं। तो मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम क्या होता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है। मध्य कर्ण बहुत पूछा जाता है और इसका क्रम होता है MIS। ठीक है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑटोलिथ पूछा गया है, ऑटोलिथ कहाँ पाया जाता है? बताइए, ऑटोलिथ की बात हो रही है और आंसर की बात करें हम तो अंतःकरण में हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो जानुफलक पटेला ये क्या है? बताइए, जानुफलक पटेला ये क्या है? इसी को हम पटेला बोलते हैं, जानुफलक को ही बताना है। हाँ, ये घुटने पर होती है। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर क्या होगा? सिस्मोइड अस्थि, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो स्तनधारियों में जाइगोमेटिक आर्क किसके द्वारा बनता है? जाइगोमेटिक आर्क किसके द्वारा बनता है स्तनधारियों में? 62 नंबर पे आएंगे आप लोग। स्तनधारियों में हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, जुगल, स्क्वामोशल और मैक्सिला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। रेशेदार अचल जोड़ किसकी हड्डियों में पाए जाते हैं? रेशेदार अचल जोड़ जो हैं ये खोपड़ी में होते हैं। कहाँ? खोपड़ी में। आगे बढ़ जाएंगे।
दिया है हड्डियों या टेंडन से जुड़ी मांसपेशियां कौन सी हैं, बताइए। ऑप्शन ए रेखित मांसपेशियां हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ऑस्टियोब्लास्ट किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? हड्डी गठन के निर्माण के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है एथमॉइड हड्डी ये स्तनधारियों की कपाल गुहा से जुड़ी होती है। इस हड्डी के बारे में व्याख्या करके बताना है। इसको राइट आंसर क्या होगा? देखिए यह कपाल गुहा के तल पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यह कई छिद्रों से छिद्रित प्लेट होती है, बिल्कुल सही है। इसे इसे क्रिब्रीफॉर्म प्लेट भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और ये ऑप्शन डी जो दिया है ना, ऑप्शन डी सभी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हड्डियों की संयुक्त सतह पर श्लेषक द्रव कार्य करता है। सील, लुब्रिकेंट, दूरी रखना, जोड़ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? हड्डियों की संयुक्त सतह पर श्लेषक द्रव कैसे कार्य करता है, बताइए। तो लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है। आगे हैवर्सियन प्रणाली किसके साथ जुड़ी होती है, बताइए। हैवर्सियन प्रणाली जो है ये किसके साथ जुड़ी होती है? तो आंसर होगा हड्डी के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हड्डियों को जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक क्या कहलाते हैं? दो हड्डियों को जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा स्नायु कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? स्नायु कहलाते हैं, ठीक है। स्नायु लिखा है। आगे चलते हैं। तो दिया है निम्नलिखित में से पेशियों में कौन ऐच्छिक तंत्रिका नियंत्रण के अंतर्गत आता है, बताइए। ऐच्छिक की बात हो रही है और ये है कंकाल पेशी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है कंडरा मतलब टेंडन जो है वो किसको किसको जोड़ता है, बताइए। तो इसको याद रखना, हड्डियों को मांसपेशियों से जुड़ता है, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा इस प्रकार मुक्त होती है, कैसे, बताइए। आंसर होगा उपापचयी ऊर्जा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंप है जो पेशी कोशिका की झिल्ली के डीपोलराइजेशन विध्रुवण के माध्यम से पेशी में मतलब पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए। क्या होने वाला है? अभी अभी पढ़ चुके हैं पीछे, कैल्शियम पंप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है स्तनधारियों में कोरोनाइड प्रोसेस किसका एक हिस्सा होती है, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर की बात करेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा निचला जबड़ा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनकस और स्टेपीज के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है इस इनकस और स्टेपीज, हमने अभी सिम पढ़ा था, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो पूछा जा रहा है वो कौन कौन है, तो याद रखना है इस संधि को हम कंदुक खल्लिका संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंदुक खल्लिका संधि बोलते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। तो अब यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। चलिए देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो ठोस पदार्थ से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, बताइए। क्या होने वाला है राइट आंसर? और ये है आपका कपूर, आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है ठोस द्रव गैस किसमें, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए ठोस में। निम्न में कौन सा पदार्थ है जो सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल। आगे बढ़ते हैं। दिया है दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास जल और पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहा जाएगा, बताइए। इस तरह का जो जीवन कहलाता है ना वो सहजीवन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी कौन है, बताइए। कवक और शैवाल से, तो आंसर होगा इसका लाइकेन, ठीक है। चलिए दिया जा रहा है उस समुच्चय का चयन करना है जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर हो जाएगा कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप, आपका एकदम राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज की बात हो रही है। ये जो होते हैं ना ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाए जाते हैं, ठीक है, विशेष है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुआ
ये सबके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए। हाँ, तो इसको याद रखना, टेरेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरेरियम बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं, पूर्वा ये किस अधिवास में शामिल होता है? पूर्वा की बात हो रही है और ये ग्रामीण में शामिल होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई भी एग्जाम दे देना। ये क्लास 6 की आपकी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, और क्लास को शेयर जरूर करिएगा सभी तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, हर एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन की श्रृंखला है ये। ठीक है, और एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों का मिक्सअप आप लोग यहाँ देख रहे हैं। चलिए 10वें की बात करें। हाँ, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है फाख्ता। ठीक है, कैक्टस की बात हो रही है। आगे चलते हैं, दिया है निम्न में से कौन सा कीट है जो मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? बताइए। आंसर होगा मकड़ी, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, घरों में नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार करना है और बताना है। लीजिए बताइए, 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया है कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी, मतलब लेह लद्दाख के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं ये पूछा गया है। तो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, बिल्कुल सही है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती हैं, नहीं। पत्थर के खंभों पर जमे जमीन से लगभग 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं, ये नहीं, ये तो उत्तराखंड में है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, हाँ ये बिल्कुल सही है। पत्थर, गारा, चूने से मोटी दीवारें बनी होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए डी ई आपका सही, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इनकी विशेषताओं में हमने देख लिया। चलिए अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है बीपीएससी में, या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए बताइए 13 में, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? बताइए क्या होगा। ये आपके एनसीईआरटी की बुक के अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में जितने बनेंगे ना सारे हो जाएंगे। तो आंसर सी हो जाएगा, कोयल। आगे, एस्किमो जो है वो अपना घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। बताइए इसका कारण क्या होता है? सभी लोग बताएंगे 14 नंबर का राइट आंसर। तो बर्फ की जो दीवारों के बीच मौजूद हवा होती है ना, वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोक देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कोई, लीजिए बताइए, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा हो सकता है? बताइए, ऊंची डाल पर कौन बनाता है? कौवा बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों? क्योंकि इससे कीट दूर रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी सामग्री है जो घर बनाने में काम नहीं आती है? बताइए, स्कूटर का यूज होता है क्या? नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः लगाने हैं आपको। तो बंदर का जो निवास होता है वो क्या होता है? पेड़ होता है। तो पेड़ कहाँ है? ये है, पेड़ है। और शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? बताइए। कोयल हो जाएगा। ठीक है, कौवा करता है इसका। आगे चलते हैं। तो दिया है ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे कि क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी से फटाफट से। हाँ बिल्कुल सही है, कीट दूर रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहाँ गया भाई? हाँ चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। दिया है आम का पौधा जो है एक क्या है? बताइए, शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, कोई नहीं। तो आम का जो होता है वो वृक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या करती हैं? भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन या फिर सभी में? बताइए, पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए इन सभी में यूज होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। जल की जो बूंद है वो पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, दिया हुआ है वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। बताइए, दूरी कभी भी ऋणात्मक जो है नहीं हो सकती, याद रखना। नेक्स्ट,
डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। बताइए, आंसर होगा दूरी और विस्थापन, एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है दूरी, विस्थापन, संवेग, गति। बताइए, छठवें का राइट आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का जो विस्थापन होता है वो कितना होगा? दूरी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य ही होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर आते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास आ जाती है, तो पूछा जा रहा है क्या होगा? बताइए, तब वास्तविक जो विस्थापन होगा ना शून्य हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया जा रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए, फूल का जो नर भाग होता है वो क्या होता है? बताइए। जितने भी क्लास 6 में चैप्टर है ना, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के दोनों का ही मिक्सअप आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन आपने बहुत इंपॉर्टेंट है और आप एग्जाम देंगे ना तब आपको खुद मालूम हो जाएगा। बताइए, फूल का नर भाग कौन सा है? तो आंसर होगा पुंकेसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है फूल का जो मादा भाग होता है वो क्या होता है, बताना है। मादा भाग क्या होता है? हाँ, तो आंसर होगा स्त्री केसर हो जाता है। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहलाते हैं, कहते हैं? बताइए, उसको हम नरफूल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम द्विलिंगी फूल कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ये 6 की कंप्लीट होगी ना, 7th की हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, दिया है पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं, और देखिए ऐसा करेंगे कि जैसे ही 6, 7, 8 कंप्लीट होता है ना तो इसकी मैराथन एक बना देंगे, तो उसको और एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए, 5वें पे पूर्ण फूल की बात हो रही है, इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, कौन? 4 भाग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? 6वें नंबर पे बताइए। उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। आगे, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे हम कहते हैं, बताइए। उसे हम पारभासी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो दिया है निम्नलिखित में से किसी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? बताइए क्या होगा? आंसर की बात करेंगे, तारों का टिमटिमाना, क्योंकि ये जो है ये क्या बोलते हैं, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है लाल रंग का जो प्रकाश है कोहरे या धुएं से प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अंग रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में क्या होती है? बताना है आपको। सबसे कम होती है। ठीक है, पहले नंबर में जो होगा ना सबसे धुएं से कम होती है और तरंग दैर्ध्य की तुलना में ज़्यादा होती है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दिया हुआ है, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंद प्रकाश को डैश करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। 10वें का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ये हो जाएगा प्रकीर्णित। ठीक है, आगे दिया है सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? बताइए। ऐसा प्रकीर्णन नहीं होने के कारण होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। बताइए क्या होगा? नीले प्रकाश का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। बताइए 13 नंबर। हाँ, तो पहले हम तुलना में छोटा लगा देंगे और यहाँ पर आपका स्कैटरिंग हो जाएगा, प्रकीर्णन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतरिक्ष का जो रंग है वो काला दिखने के कारण क्या है? काला दिखने का कारण पूछा जा रहा है इसमें। आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होना होगा। ठीक है, आगे
नेक्स्ट है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा काला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अरे तो दिया है डैश के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आंसर की बात करें ऑप्शन ए प्रकाश के प्रकीर्णन एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। 17 ऑप्शन सी हो जाएगा नियमित। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है एक समतल दर्पण के लिए छवि कैसी होती है। बताइए समतल दर्पण की बात हो रही है और समतल दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है मतलब सामने से देखने में उल्टा होता है, पार्श्व उल्टा होता है। ऑप्शन डी आभासी होता है और पार्श्व उल्टा होता है। आगे एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई जो छवि होती है वो हमेशा कैसी होती है, आभासी होती है और सीधी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फटाफट से आते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई जो छवि होती है उसकी विशेषताएं बतानी है। बताइए। समान आकार, सीधी होती है और उल्टी पार्श्व होती है, वास्तविक होती है, आवर्धित होती है। इस तरह से आपका सॉरी गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। समान होती है आकार की, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी। ठीक है, वास्तविक दिया था ना इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया हुआ है दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है समतल दर्पण की। ठीक है, चलिए किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x बराबर स्थित होगा। बताइए क्या होगा। देखिए दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या बटे 2 होती है ना। f बराबर r/2। तो 12 दिया है, 12 बटे 2 करेंगे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अवतल दर्पण दिया है तो अवतल दर्पण की जो होती है ना फोकस दूरी माइनस में होती है, तो f बराबर -6 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये दिया भी है। दिया है किसी अवतल दर्पण का जो फोकस है उसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी वक्रता केंद्र ध्रुव से डैश की ओर स्थित होगा। 23 नंबर पे आइए। हाँ, आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। इसका जो इसको जो लगाया है ना वो f बराबर 16 दिया है, वक्रता त्रिज्या 2 गुणे f होता है। वही सूत्र है जो पिछला हमने देखा है। लीजिए फिर से पूछा गया है, बताना है आपको। पूछा गया है किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने इतनी दूरी पर रखा जाता है। दर्पण द्वारा उत्पादित जो आवर्धन होती है, आवर्धन यहाँ पूछ लिया गया है। तो देखिए हम बात करें दूरी, वस्तु की दूरी, दर्पण से सामने की दूरी पर वस्तु की दूरी मतलब u भी दे दिया है उसने और f भी दे दिया है। f जो और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, f माइनस होता है और जो u मतलब वस्तु की दूरी होती है वो भी माइनस होती है। तो अब हमें v निकाल लेना है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेना है। ठीक है, जब हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे m बराबर -v/u, मतलब प्रतिबिंब का वस्तु का प्रतिबिंब बटे वस्तु की दूरी, ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आवर्धन निकल आएगी। तो इस तरह से जो हम आपका राइट आंसर आ जाएगा ना, ये बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर निकाल लीजिएगा। इसमें देखिए दिया भी होगा, हाँ देखिए वैसे ही दिया है जैसा हमने बताया ना, सेम टू सेम वैसा ही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है चित्र में प्रदर्शित किए गए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर दिया गया है। पी क्यू आर और एस, लीजिए अब चित्र भी देखते जाइए। पी क्यू और आर, पी क्यू आर और एस एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदुओं पी क्यू आर एस से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 R4 हैं, तो इनके मध्य जो सही संबंध पूछा गया है ये क्या होगा। हाँ, ये बताना है सही संबंध जो होगा वो क्या होगा। देखिए चित्र देख लीजिए एक बार फिर से। R1 R2, इसमें क्या बोला था,
वक्रता केंद्र की दूरियां हैं, अच्छा दूरियां दी गई हैं, तो देखिए ये बराबर ही होंगी आपस में, ठीक है। याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, R1 R2 R3 जो है ये बराबर हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर आए तो किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ये न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल भी आपको याद रखने होंगे, और जितने दिए हैं ना इतने से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बताइए, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस स्थित होगा। बताइए क्या होगा। तो फोकस दूरी बराबर वही है वक्रता त्रिज्या बटे 2, मतलब F बराबर R/2। R कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, 15 बटे 2 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उत्तल दिया है इसलिए प्लस में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं। बताइए, शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम संधि भी बोलते हैं, जोड़ भी बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दिया है, शरीर की अस्थियों का जो ढांचा है वो क्या कहलाता है। बताइए, उसे हम कंकाल तंत्र बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि क्या कहलाती है। बताइए, इसे हम अचल संधि बोलते हैं। क्या कहते हैं, अचल संधि बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस जीव की अस्थियां जो हैं वो खोखली होती हैं लेकिन मजबूत होती हैं। बताइए, पक्षी की जो हड्डी होती है ना एकदम खोखली होती हैं और बहुत मजबूत भी होती हैं। दिया है, निम्न में से कौन सा जीव है जो मिट्टी को खाता है। बताइए, मिट्टी को खाने वाला कौन है, तो ये केंचुआ है, पुलपुली कर देता है, ठीक है। आगे दिया है, डैश श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। बताइए, श्रेणी की बात हो रही है, श्रेणी क्रम में, तो सजावटी लाइटें जो लगती हैं ना वो श्रेणी क्रम का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ्यूज तार का सिद्धांत, अरे एक सेकेंड, लीजिए बताना है। एक फ्यूज तार जो होता है उसका कार्य सिद्धांत कौन सा है। बताइए। हाँ, आंसर की बात करेंगे, ये विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होता है, ठीक है, इस सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट पर, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियां होती हैं। बताइए किसके रूप में, तो ऊष्मा के रूप में यहाँ हानि मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एक लघु पथित परिपथ में डैश धारा बताना है क्या होगा। 9वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा, अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। आगे बढ़ जाते हैं। दिया हुआ है, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा डैश है। बताइए। हाँ, आंसर होगा आपका राइट आंसर, सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। क्या होती है, सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। आगे बढ़ जाते हैं। दिया है, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इस किसके समतुल्य माना जाता है। बताइए। आंसर होगा, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं 12वें नंबर पे। तो दिया गया है, समांतर परिपथ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बताइए। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर आपका डी ही सही हो जाएगा। समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध मतलब नेट रेजिस्टेंस जो है ना, ये अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दिया है, फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह क्या होगा, ये गल जाता है, ठीक है। चलिए, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें डैश का उदाहरण मिलती हैं। अभी अभी पढ़ा है, सजावटी झालरें श्रेणी क्रम में। आगे चलते हैं। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए बताइए क्या होगा। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए मुख्य रूप से किसका यूज करते हैं। बताइए। तांबे के लिए, ठीक है, तांबे का यूज होता है इसमें। आगे नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। बताइए किसकी गति से, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों की गति से बनती है। आगे, विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, किसके बराबर होता है। बताइए, विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है, तो आंसर होगा ई बराबर W/Q, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। बताइए। आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनों की गति। आगे इसमें बताना है कि ये जो आरेख बना हुआ है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। बताइए।
हाँ, देखिए आंसर की बात करें तो ये खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की सॉरी इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, दिया है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होती है, बताइए। श्रेणी परिपथ में तो घट जाती है। ठीक है। आगे, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो न्यूट्रल वायर दर्शाता है, बताइए। आंसर सी होगा, नीला। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, इसको याद कर लीजिए। लाल होगा तो विद्युतमय, नीला या काला होगा तो उदासीन, हरा होगा तो भूतार। नेक्स्ट, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है, बताइए। तो तब ना एक ही करंट रहता है। ठीक है। आगे, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है, बताइए। इसे हम कहते हैं विद्युत परिपथ। आगे, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उनमें डैश की कोटिंग होती है, 24 नंबर, बताइए। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपका एकदम सही हो जाएगा, पीवीसी। आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है, नीचे दिए गए जो परिपथ है इसमें 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी। देखिए, इसमें जो धारा का मान बताया गया है ना, उसको निकालना है। ठीक है। तो इसमें देखिए, चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी होगा। और इसको कैसे करना है, इसमें देखिए दिया हुआ है पूरा। 6 ओम के प्रतिरोध में जो धारा का मान होगा ये पूरा बना हुआ है। ए पर ये जो ए नोड दिख रहा है, इधर पर नोडल एनालिसिस लगाने पर जो होगा ना वो V-10 हो जाएगा। मतलब इस तरह से आप लोग इसको लगाएंगे, ये दिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। दिया है विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए। 26 नंबर पे क्या होने वाला है राइट आंसर। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है, बताइए। आंसर की बात करें, ऑप्शन ए ये है ट्रांजिस्टर। ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। दिया है एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है। आंसर होगा केवल प्रतिरोध, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है। दिया जा रहा है सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होता है, बताना है। हाँ, आंसर की बात करेंगे, एक ही रहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में निर्जीव हैं गाय, घोड़ा, पेड़ पौधे, रेलगाड़ी, बताइए। निर्जीव कौन है, आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी। आगे, निम्न में सजीव कौन है, बताइए। तो सजीव हो जाएगा बीज, ऑप्शन डी। आगे, सजीवों के मुख्य लक्षण कौन सा नहीं होता है, बताइए। तो सजीवों में स्थिरता नहीं होती है। ठीक है, याद रखना है। आगे, पौधे अपना भोजन कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं, आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। आगे, निम्न में से किस पौधे की पत्तियां हैं जो छूने पर अचानक सिकुड़ सी जाती हैं, बताइए। ये है छुई मुई का पौधा। ठीक है। आगे चलते हैं। दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और मध्यमा की जो उंगली होती है सॉरी उसके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। आंसर होगा ऑप्शन ए, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की जो घटना होती है वो किसके कारण होती है, 7वें नंबर पे आइए। ये कुंडली के गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा डैश, बताइए। हाँ,
क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया हुआ है डायनामो में विद्युत धारा कौन से सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण एकदम आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है निम्न में से कौन सा उपकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। आंसर की बात करें विद्युत फ्यूज हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। आगे चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। बताइए क्या होगा। क्या होगा। ऑप्शन बी ये ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं। आगे नेक्स्ट पर दिया है डैश को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। बताइए 12वें का राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। हाँ आंसर होगा ऑप्शन सी यह है धारा की दिशा। नेक्स्ट पर आते हैं। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताना है आपको। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग SCRT प्लस NCRT के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है ना सारे क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं यहाँ। चलिए ऑप्शन बी ये हो जाएगा MRI स्कैन। ठीक है। और क्लास को सभी तक शेयर जरूर करना है और लास्ट में एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज़्यादा। बताइए क्या होगा। बताइए पूरी क्लास 6 की जो बुक है ना SCRT की बुक हो चाहे NCRT की पूरा छान बिल्कुल से एक तरह से कहते हैं ना फिल्ट्रेशन का सिद्धांत यहाँ पर हमने लागू किया है कि पूरे छान छान के क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं और पूरा हर चीज़ बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर है आपका ऑप्शन डी यह है धारा चुंबकीय क्षेत्र आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित EMF क्या होगा। 15 नंबर पे बताइए। ऑप्शन डी ये 0 हो जाएगा उत्पन्न प्रेरित EMF। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो। ठीक है। हाँ इसको बताइए। 17वें पे आइए क्या होगा। किसी धारावाहिक चालक के द्वारा 16वें पे आइए 16वें पे किसी धारावाहिक चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। हाँ आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी संकेंद्रित वृत्त। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है। दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। आगे एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी। बताइए। ऑप्शन बी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसी धारावाहिक चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश में वृद्धि के साथ घटता है। बताइए। दूरी में। ठीक है। क्षेत्रफल दूरी में वृद्धि के साथ घटता है। नेक्स्ट पर आते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। अभी तो आप केवल 6 की देख रहे हैं। जब 7th की देखेंगे तो आपका और कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 8th की देख लेंगे तो और कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपकी 6, 7, 8 की पूरी हम रटवा देंगे। हर क्वेश्चन हर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस है ना सारे करवा देंगे। ठीक है। तो 20 का हमने क्या देखा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है स्पर्शज्या। ठीक है। नेक्स्ट पर जब एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर होता है तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है वो क्या होती है। बताइए। ये पश्चिम से पूर्व होती है। आगे एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण डैश होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम कितनी होती है। बताइए। आंसर की बात करें 90 डिग्री आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं। धारावाही वृत्ताकार पाश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। बताइए क्या होगा? संकेंद्रित वृत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 24 पे आते हैं। किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव आपका एकदम सही आंसर है। आगे चलते हैं। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर प्रेरित धारा कैसी होगी? बताइए। अनंत, न्यूनतम, अधिकतम, शून्य। हाँ, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। अधिकतम आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। यदि तांबे के एक तार को किसी समान, लीजिए बताइए, यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? बताइए। आंसर होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। किससे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, लीजिए अब दूसरा टॉपिक आ जाता है आपका। सारे टॉपिक आपके पूरे कंप्लीट हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है जो क्लास 6 से रिलेट हो और छूट गया हो, कोई भी नहीं छूटे हैं इसमें। बताइए। ऊंट निम्न परिवेश में पाया जाता है, बताइए कहाँ पर? तो सभी जानते हैं, रेगिस्तान में, मरुस्थल में। आगे धारा रेखीय शरीर किसका होता है? बताइए। धारा रेखीय शरीर ये मछली का होता है। आगे चलते हैं। हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, बताइए कहाँ पर? जो पर्वतीय इलाके होते हैं ना, वहाँ वायुमंडलीय दाब की वजह से पर्वतीय क्षेत्र में। आगे घास स्थल और वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है? जिसे हम शेर बोलते हैं। आगे दिया है जलकुंभी पाया जाता है कहाँ? जंगल में, पर्वतों पर, जल में, बर्फ में। कहाँ पाया जाता है जलकुंभी? बताइए। तो ये जल में पाया जाता है, याद रखना है। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है। दिया है, लीजिए, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? बताइए। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे दी गई वायुमंडलीय परतों में, लीजिए, किसका घनत्व सबसे कम होता है? बताइए सबसे कम घनत्व किसका होगा? तो ये जो बहिर्मंडल है ना, इसका जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल का होता है, ये भी याद रखना है। दिया है वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण के लिए होता है? बताइए क्या होगा? ऑक्सीजन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभिक मतलब क्रम पूछ लिया है इसमें। लीजिए अब दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 9वें का? सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। इस तरह से आपके पांचों मंडल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है कोरियोलिस बल, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। इसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताना है, गलत पूछा जा रहा है, बताइए। तो यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ये गलत बात है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यह अक्षांश के कोणों के अनुक्रमानुपाती होती है, बिल्कुल सही है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, गलत दिया है। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखता है कौन? बताइए। ओजोन लेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना है, बताना है, बताइए। और आंसर की बात करेंगे, ये हो जाएगा 0.03%, आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो क्लास 6 की जो आपकी साइंस थी, ये क्लास 6 बस की अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, क्लास 6 बस की हमने पढ़ी है। तो यहाँ से आपकी जो क्लास 6 की
एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बुक से जितने भी क्वेश्चंस थे सारे कंप्लीट हो गए हैं, एकदम टॉपिक वाइज हम लोग चले हुए थे। ठीक है, पूरे कंप्लीट हो गई है क्लास 6 की बुक। ठीक है, इसमें हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों ही चीज़ों का बिल्कुल से मिश्रण देख लिया है, तीनों ही चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम क्लास 7th की बुक पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे क्लास 7th के उनको पढ़ेंगे। और देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर जरूर करना है आपको। ठीक है, शुरुआत में ही हमने विषय सूची दिखा दी थी कि ये टॉपिक आपकी क्लास 6 में है, तो इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हीं के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं, मिलते हैं क्लास 7th में।